regulation should be strict, which is required to be followed very strictly, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कमांड नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं आ रहा है वापस से? ये खुल जाता है इसलिए। ये निकल जाता है एक्चुअली। ठीक है, सुनो, मैं ये नोट्स दे दूंगी, आप लोग पहले सुनिए, आएगा तो आ जाएगा। नाउ तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में मैंने क्या बोला कि इसकी जरूरत इसलिए मैक्स सुबह को लगी क्योंकि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है ना, मेनी फोल्ड्स बिग, और आपके यहाँ कोई अभी तक रूल्स एंड रेगुलेशंस की ऐसी हमने कहीं बात नहीं की। क्या है, क्या एफडब्ल्यू टेलर ने बताया क्या? इसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क की बात की हम लोगों ने, इक्विटी की बात की, रेम्यूनरेशन की बात की, ये सब बात किया, लेकिन हम लोगों ने कोई स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन या ऐसा कोई कमांड कंट्रोल की बात नहीं की। एक ने यूनिटी ऑफ कमांड बोला, एक ने फंक्शनल फोरमैनशिप की बात की थी, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को डिफाइन करने जैसा किसने नहीं कहा था। जितना भी हमारा अभी सरकारी संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, हर जगह ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है, क्योंकि एक सीरीज ऑफ हायरार्की है जिसमें सबको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। तो आपके अंदर जो है, आपको कंट्रोल करिए, इसके अंदर जो है वो उसको अच्छे से कंट्रोल करेगा, ये होता है। और कमांड बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड होने की बात ये करते हैं, बिल्कुल सेंट्रलाइजेशन। इससे पहले सेंट्रलाइजेशन की हमने बात करी कि हमने कहा कि लिखा है सेंट्रलाइजेशन, बट व्हाट इट सेज कि इंपॉर्टेंट बात नहीं करो और थोड़ा सा गैप में बैठो। ठीक है, इसका मतलब ये था कि जब आपका, मैं कमांड की बात कर रही हूँ कि जब आपका साइज, ऑर्गेनाइजेशन की साइज बड़ा होता है, अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड की बात कर रहे हैं तो ठीक है, सिंगल है, एक आदमी दूसरे को कंट्रोल कर सकता है। फोरमैनशिप में, फंक्शनल फोरमैनशिप में फंक्शनल एक्सपर्ट की बात की गई थी, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में सिंपल इन्होंने कहा कि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा रहेगा कि हर आदमी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। सेंट्रलाइजेशन जहां तक इससे पहले वाले केस में था, इट टॉक्स अबाउट एक्चुअली डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। ये डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करता है। कैसे? मैंने बोला था कि टर्म सेंट्रलाइजेशन है, लेकिन वो क्या बोलता है, वो सेंट्रलाइजेशन को मैंने कैसे डिफाइन किया हुआ था? उसमें पार्शियली सेंट्रलाइजेशन था। बिल्कुल नहीं, ये नहीं था। अभी हेनरी फ्योल ने ये नहीं कहा था कि पावर किसी एक पर्सन के पास रखा होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है, लेकिन हेनरी फ्योल ने क्या कहा था? ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन शुड बी टेकन एट वन पॉइंट, रेस्ट डिसीजन शुड बी गिवन टू द, should be allocated, the rest part of responsibility should be allocated at different hierarchy level। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सबको डिसीजन लेने का अधिकार देना चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन कहते हुए भी उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को बोला था, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस कराया था। यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में मैक्स वेबर ने कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन की बात की है। चलो, सबसे पहले ये समझ में आ गया कि क्यों जरूरी है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। इन्होंने कहा था कि जब आपका ऑर्गेनाइजेशन साइज बहुत बड़ा है तो कोऑर्डिनेट करने में, किसी चीज को सिस्टमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह भेजने में मुश्किल होगा, क्योंकि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है। अलग अलग पॉइंट्स पे क्या डिसीजन लिए गए वो आपको नहीं पता चलेगा। तो कैसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर? सबसे पहले इन्होंने भी पहला टर्म बोला है डिवीजन ऑफ, क्या हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क। यानी पहला क्या होना चाहिए? डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि काम को डिवाइड करिए और फिर एलोकेट करिए। जो इस काम को अच्छे तरीके से कर सकता है उनके बीच में उस काम को एलोकेट करना। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट यहाँ भी मिलेगा। अब स्पेशलाइजेशन मतलब आप लोग समझ रहे हैं मेरे ख्याल से, क्या होता है स्पेशलाइजेशन का मतलब? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या?
ठीक है, यानी कि आपका क्या होगा, टाइम सेव होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगा, रिसोर्सेज जो यूज हो रहा है वो भी कम से कम में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपको बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिल रहा है। वो आदमी जो उस काम को करने में बहुत एक्टिव है, बहुत एक्सपर्ट है, वही उस काम को कर रहा है, तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन आपको मिलता है every time when you divide the work and repeatedly assign the same work to the same person, right? डिवीजन ऑफ वर्क सेम है तीनों ही केस में, राइट? उसके बाद हायरार्की ऑफ ऑथोरिटी, ये इन्होंने बहुत साफ बोला है कि हायरार्की और पोजीशन वेल डिफाइन होना चाहिए, सीनियर और जूनियर का पूरा लिहाज होना चाहिए, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, जो सीनियर है वो अपने सीनियरिटी का पूरा उपयोग करे, ठीक है ना, अपने पावर का पूरा एक्सरसाइज करे काम को करवाने के लिए, राइट? तो इन्होंने बोला कि हायरार्की ऑफ ऑथोरिटी होना ही चाहिए, कि एकदम वेल डिफाइंड क्लियर कट सीनियर जूनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, और ये रैंकिंग कैसे होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन, जिस पोजीशन पे हायर पोजीशन पे जो है वो उसकी जूनियर का हेड हुआ, राइट? तो इस तरीके से पोजीशन के बेसिस पर असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये एक हायरार्की रिलेशनशिप होता है, जिसमें सीनियर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहे वो जूनियर्स को दे सकता है, और उनसे काम पर कंट्रोल रख सकता है कि वो काम किस तरीके से हो रहा है या फिर कितना कुछ बाकी रह गया है, ठीक है? अब ये चीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी होना चाहिए, वो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस में सीनियर होना चाहिए कि कोई सीईओ है कोई एमडी है, एवरी डिपार्टमेंट में भी सीनियर और जूनियर का हायरार्की होना चाहिए, ताकि आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सके। इनका फोकस था हायरार्की ऑफ ऑथोरिटी में कि डिसिप्लिन को आप कैसे मेंटेन करेंगे। ऑब्वियसली अगर हर जगह आपके सीनियर ऑथोरिटी है तो आप वहाँ थोड़ा वेल बिहेव रहेंगे, आपको जो काम दिया जाएगा वो काम आप अच्छे से करेंगे, ठीक है? तो डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए हायरार्की ऑथोरिटी रिलेशनशिप स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है, ठीक है? अब इन्होंने सिस्टम ऑफ रूल्स, तीसरा पॉइंट दिया सिस्टम ऑफ रूल्स, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का जो बैकबोन है वो यही पॉइंट है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस शुड बी फॉलोड वेरी रिजिडली। अभी तक हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते थे, है ना, एडेप्टेबिलिटी की बात करते थे कि जब जहाँ पे जो मौका है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, बेंड कर जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। पर यहाँ पे मैक्स वेबर ने सिस्टम ऑफ रूल्स बोला कि रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो, तो इसके अच्छाई भी है और इसकी बुराई भी है। स्ट्रिक्टली फॉलो होगा तो ठीक है, काम आपका हो जाएगा, ठीक है ना, आपको रिपोर्ट तुरंत मिलता रहेगा कि कितना काम प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट ऑफिस में हम लोग को मिलता है कि कई बार रूल्स को फॉलो करने में जो एक्चुअल एम होता है वो हाथ से फिसल जाता है। रूल्स कभी भी आपके गोल के अगर आरे आने लगेगा तो वो रूल्स हमेशा भयानक होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है ना? आप लोगों में बहुत सारे बच्चे पढ़े भी होंगे, आईसीआईसीआई के कोर्स में है ये, आईसीएससी के कोर्स में है, सॉरी, ये बरगद का पेड़, राइट? बरगद का पेड़ एक स्टोरी है, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। वो इसको एक्चुअली वो एक सटायर है, वो एक कटाक्ष या व्यंग जिसको हम बोलते हैं ना, वो हमारे गवर्नमेंट के सिस्टम पे है, किस तरीके से हमारे यहाँ सिस्टम काम करता है। या फिर अगर आप लोगों में से किसी ने ऑफिस देखा होगा, कभी देखा है ऑफिस? कौन है उसका स्टार? सारे उसमें स्टार ही हैं, ये समझ लो, सारे उसमें स्टार्स ही हैं जितने भी उसमें लोग अभिनय किया है उस सीरियल में। लेकिन उसका मेन एक आर्टिस्ट का नाम बताइए। ऑफिस सीरियल भी है, मूवी भी है, नहीं देखा है आप लोगों ने ना? पंकज कपूर को पहचानते हैं आप लोग? पंकज कपूर, इतनी जोर से मत बोलो, मैं ऑडिबल हूं, ठीक है ना? पंकज कपूर को नहीं जानते हैं, शाहिद कपूर को जानते हैं, उसके पापा, जो हर क्षेत्र में उसके पापा ही हैं, उसके रियल फादर भी हैं, बायोलॉजिकल फादर भी हैं, एंड अभिनय में भी कहीं ना कहीं उनके पिताजी ही हैं। आपने मकबूल देखा होगा अगर आप अच्छे मूवी देखते होंगे तो, ठीक है ना? जितने भी टॉप क्लास के मूवी है उसमें सबसे अच्छा उनको रोल दिया जाता है, और बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट है, ठीक है ना? उनका नाम है पंकज कपूर। वो ऑफिस में मसुद्दी लाल का उन्होंने किरदार किया है, वो बहुत फेमस किरदार है। मीन्स वो ये दिखाता है कि मसुद्दी लाल को हमेशा कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से काम रहता है, तो वो जाता है, एक
रिस्पेक्ट, भाई हमारे लिए समोसा ले आओ, ठीक है, इतना का एनवेलप रख दो, अब नेक्स्ट पे हम तुम्हारा फाइल देंगे। फिर 15 दिन बाद जाता है हमारा फाइल नेक्स्ट पे गया कि नहीं, अरे हम तो भूल गए, ये हो गया वो हो गया, मतलब फिर 500 रुपए का उसको स्लिप दिया, फिर उसने बोला अच्छा ठीक है 1 हफ्ते बाद आके मिलो। ऐसे करते करते एक काम को करवाने के लिए उसको 25 चक्कर 30 चक्कर लगाना पड़ता था, जितने का काम नहीं होता था उतने का पैसा घूस खिलाना पड़ता था, तब जाकर के कहीं उसका काम होता था। दिस इज अ सटायर ऑन आवर सिस्टम। सिमिलरली बरगद का पेड़ जो स्टोरी में बता रही हूँ आपको, ये भी इसको समझने में आपको हेल्प करेगा कैसे सिस्टम ऑफ रूल्स अच्छा भी है, ठीक है ना, और कैसे ये बुरा भी है। जब हम किसी भी चीज को चाहे कि अपने हिसाब से निगेटिवली उसको मोड़ दे तो वही चीज खराब हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर क्यों बनाया जाता है, नियम क्यों बनाया जाता है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रख सके, सोसाइटी में हम अच्छे से रह सके, जो ज्यादा ताकतवर लोग नहीं है, जो बाहुबली नहीं है, वो भी अच्छे से सांस ले सके, अपना काम कर सके, जी सके, राइट, इसीलिए कानून बना है ना। लेकिन जिनको उस कानून को तोड़ना होता है वो दूसरा काट निकालते हैं उसका या नहीं निकालते हैं। कानून बनाने वाले भी दूसरे से कोई ऐसा रूल भी बना देते हैं जिससे आप बच भी सकते हैं, इसीलिए तो इतने सारे अपराधी बच भी जाते हैं, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल रहता है हमारे यहाँ, कुछ ना कुछ सिस्टम में कमी है जिससे आपको बचाया भी जा सकता है, राइट। सिमिलरली वो बरगद का पेड़ है कि एक आदमी है जो एक सरकारी ऑफिस के सामने एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, बहुत मोटा बहुत बड़ा बरगद का पेड़, वो एक तूफान में टूट के गिर जाता है, ठीक है, और उसके नीचे एक आदमी आ जाता है, राइट। संडे का दिन था, कोई देखने वाला नहीं था, उसका बस जो गार्ड होता है उसने उसको देखा कि ये बरगद के पेड़ के नीचे आ गया, बोला अच्छा ठीक है रुको, कल हमारे ऑफिसर्स आएंगे, फिर उनसे पूछ करके ये हटवाया जाएगा और हम तुमको निकलवा लेंगे, बस रात भर तुम दो। उसको कुछ कुछ मुंह में खिला भी दिया उस गार्ड ने ताकि तुम सरवाइव करो। वो बेचारा बहुत कष्ट में, बहुत पैर टूट गया था, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, वो बहुत ज्यादा करा रहा था, वो किसी तरह कल तक सुबह होने का वेट किया, राइट में। सुबह जब हुआ तो फिर लोग आए, लोगों को बताया गया, गार्ड ने बताया कैसे से रात में बरगद के पेड़ के नीचे एक आदमी आके गिर गया, उसको निकलवाना बहुत जरूरी है, क्रेन को बुलाइए, पेड़ को हटवाते हैं निकाल। तो वहां के आदमी ने बोला देखो हमारा तो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, हाँ हम उसको नहीं निकाल सकते, ये इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का काम है। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गया, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आए और वो बोले कि नहीं ये चूंकि इस एरिया में पड़ता है तो इसमें म्युनिसिपैलिटी में जाएगा ये फाइल, तो उस एरिया के म्युनिसिपैलिटी में भेजा गया। उन्होंने बोला कि नहीं ये हटाना हमारा काम नहीं है, ये किसी और विभाग का काम है, उसको भेजो। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गया, वो बेचारा बिल्कुल मरनासन कि भाई हमको निकाल दो, हम मर ही जाएंगे तो तुम फाइल घुमा के क्या करोगे, निकाल दो। लेकिन वहां का गार्ड बोलता, चूंकि वो भी सरकारी ऑफिस का गार्ड था, वो बोलता भाई ऐसे नहीं होता काम, काम तो यहाँ नियम से होता है, जहां से ऑर्डर आएगा तभी तुमको हटाया जाएगा। तीसरे दिन सुबह कहीं से जहां का वो फाइल होता है वहां से ऑर्डर आता है कि ठीक है हम एक क्रेन वाले को सैंक्शन करते हो जाएगा और फिर हटाएगा और आपको निकाला जाएगा, राइट। उससे पहले सुबह होते होते वो आदमी चल बसा। दैट मीन्स कि आपका रूल एंड रेगुलेशन कभी भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है जितना आपका पर्पस इम्पोर्टेंट है। रूल्स हम बताते हैं ताकि हम पर्पस को अचीव कर सके, ठीक है ना, इसलिए हम अपने लाइफ में रूल्स बनाते हैं, अपने घर में रूल्स बनाते हैं, कॉलेज में भी रूल्स इसीलिए बनाया गया ताकि तुम लोगों को अच्छे से पढ़ाया जा सके। लेकिन कभी कोई ऐसा रूल बन जाए जिससे पढ़ाई ही ना हो पाए, ठीक है ना, पढ़ाई सेकेंडरी हो जाए, रूल्स प्राइमरी हो जाए, तो क्या आप सेटिस्फाइड होंगे? तो क्या वो तरीका अच्छा होगा, वो नियम कानून अच्छा होगा? वैसे नियम को बदलने की जरूरत होती है। लेकिन ये चीज मिस कर गए, उन्होंने सिर्फ एक ही एस्पेक्ट देखा सिस्टम ऑफ रूल्स का, कि रूल्स का क्लास में है ठीक है। तो सिस्टम ऑफ रूल्स तब तक ही सही है जब तक कि वो आपको गोल को सेकेंडरी ना बना दे। व्हेन गोल्स बिकम सेकेंडरी यू नीड टू चेंज योर रूल्स, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने ये मिस कर गया, इन्होंने कहा कि रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो होगा तो होगा क्या, कोई काम में बहाना नहीं बनाएगा, कोई एक्सक्यूजेस नहीं देगा, ठीक है ना, सबके पास अपना टाइम बाउंड रहेगा, सबके पास अपना काम रहेगा और सभी अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इन्होंने ये सोच करके इसको रिकमेंड किया था, ये पॉइंट डाला था। लेकिन यू नो एवरी पॉइंट्स हैव बोथ एस्पेक्ट्स, ठीक है ना, प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो इट हैज कॉन्स जिसको सरकारी कर्मचारियों ने नहीं होता।
ठीक है ना, बहुत पूरी तरीके से दुरुपयोग किया अपने फेवर में, ठीक है। तो इसको इसीलिए मॉडर्न मैनेजमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट में इन सब चीजों को नहीं ज्यादा तवज्जो दी गई है, ठीक है ना। वहां पे आपके कन्वीनियंस को और गोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, इसीलिए हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात आज भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, इम्पर्सनल रिलेशनशिप। इम्पर्सनल रिलेशनशिप मतलब कि टाइम हो रहा है, ये करके कंक्लूड करेंगे। हेलो, यस कौन, अभी रहने दीजिए, ठीक है, मैं क्लास में थी। ओके, सो इम्पर्सनल रिलेशनशिप का मतलब होता है, इम्पर्सनल मतलब नॉट पर्सनल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस में कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में जितना पैसा नहीं होता इंश्योरेंस वाले का फोन आता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, इम्पर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि इवन इफ योर सन इज वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, even if your relative is working in the same department, but within the organization the relationship is like professional relationship, there should be no personal relationship within the organization। क्यों, अगर पर्सनल रिलेशनशिप आप वहां पे कैरी ऑन, अब इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, मैं आपको प्रोज बताती हूँ, कॉन्स आप बताने की कोशिश करिएगा। अगर आपका इम्पर्सनल रिलेशनशिप पर्सनल रिलेशनशिप रहेगा तो क्या मुश्किल होगी, आप प्रमोशन में अपने दामाद को, अपने बेटे को, अपने भतीजे को भेज दीजिएगा, है ना। वो नहीं भी डिजर्विंग कैंडिडेट रहेगा तो उसको प्रमोशन दे दोगे, उसको इंक्रीमेंट दे दोगे, उसको सैलरी दे दोगे, उसको अच्छे पोजीशन पे बैठा दोगे, राइट। लेकिन इसमें क्या होगा, कोई बहुत काबिल, टैलेंटेड, स्किलफुल जो एक्चुअली डिजर्विंग कैंडिडेट है वो रह जाएगा, ठीक है ना, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इससे क्या होगा, डिमोटिवेशन आएगा, काम स्टैग्नेंट हो जाएगा, और वही होगा जो आजकल होता है सरकारी विभागों में, राइट, कि महीना दिन एक प्रोजेक्ट चलते रहता है, ब्रिज बनने में 6 महीना लगता है और टूटने में शिलान्यास का दिन ही टूट जाता है। तो वही होगा, राइट, क्योंकि कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा काम करने में। तो ये इम्पर्सनल रिलेशनशिप इसलिए उन्होंने कहा था कि होना चाहिए, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक्स भी आप बोलो, इसका ड्रॉबैक्स क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसका ड्रॉबैक, जल्दी जाना है तो जल्दी जवाब दो। हाँ, इम्पर्सनल रिलेशनशिप का ड्रॉबैक्स क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेज ऑफ दिस पॉइंट, नहीं समझ, वो तो हो जाएगा फॉलो, हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों नहीं होगा, बेटा को बेटा नहीं मान रहे, कर्मचारी मान रहे हैं, एम्प्लॉई मान रहे हैं, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों नहीं फॉलो होगा। इसमें जो प्रॉब्लम होगा वो ये होगा, क्योंकि हम जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो एक होता है फॉर्मल रिलेशनशिप, राइट। फॉर्मल रिलेशनशिप मतलब हमारा ड्यूटी है 9 to 6, हम 9 to 6 करेंगे और 6:05 पे चले जाएंगे, दिस इज व्हाट फॉर्मली आई एम बाउंड टू स्टे हियर बाय 6 o'clock ऑनली। लेकिन किसी दिन एक मीटिंग ज्यादा लंबा चल सकता है, किसी दिन आपको हो सकता है 6:30 तक रुकना पड़े, कुछ इंटरव्यू चल रहा है, कुछ एग्जाम चल रहा है जो एक्सटेंड हो गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा काम हो सकता है। फॉर्मली आपको कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि आपका टाइम खत्म हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर अपॉइंटमेंट लेटर। लेकिन इनफॉर्मली यू स्टे, व्हाई यू स्टे, बिकॉज यू फील कनेक्टेड विद योर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों आप रुकते हैं, क्योंकि आपको लगता है ऑर्गेनाइजेशन में रुकेंगे तो ये क्लाइंट खुश होकर के जाएगा, हमारे पास एक अच्छा ऑर्डर आ जाएगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा और हम भी ग्रो करेंगे, राइट। तो हम इम्पर्सनली अटैच्ड होते ही हैं। दो रिलेशनशिप होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान का, एक होता है फॉर्मल जहां आप प्रोफेशनली कनेक्टेड होते हैं, और एक होता है इनफॉर्मल जहां पे आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। और वो इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा फायदेमंद होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन कंपैरिजन टू योर फॉर्मल कमिटमेंट। फॉर्मल कमिटमेंट पैसे के बदले में काम, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट पैसा नहीं मिल रहा है इसके लिए, स्टिल आई एम डूइंग दिस वर्क क्योंकि ये वर्क जरूरी है, ठीक है ना। इस ऑर्डर को लेने के लिए कभी कभी तुम सुनते होगे कोई कोई अपने ऑफिस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में 12-12 बजे रात तक काम करता है किसी किसी खास दिन को, जैसे बैंक में क्लोजिंग्स वगैरह में, बैंक क्लोजिंग का जो डे होता है कितना खास होता है उनके लिए, पूरे साल का ऑडिट और अकाउंट क्लोज करना होता है, तो उस दिन उनका कमिटमेंट बढ़ जाता है, वो रुकते हैं, राइट। इनफॉर्मल, ठीक है ना, इनफॉर्मली उनको पता है कि हमारा ब्रांच का रिपोर्ट जाएगा, अगर हम नहीं रुकेंगे तो खराब हो जाएगा, उससे मेरा भी बुरा होगा, तो हम रुकते हैं। तो ये इनफॉर्मल रिलेशनशिप
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसीलिए इम्पर्सनल, जहां आप पर्सनल अटैचमेंट नहीं दोगे, पर्सनल फील गुड नहीं कराओगे अपने एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉय के पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और आप उसको कंसीडर करके लीव दे दिया, ठीक है ना, उसका काम थोड़ा कम कर दिया, तो ही विल बी लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो वो क्यों लॉयल रहेगा, पैसे तो उसको कहीं भी मिलेगा, कहीं पे भी वो काम करेगा, राइट। तो ये चीज मिस हो जाता है अगर पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होते हैं। लोग बिल्कुल लकीर के फकीर, जो प्रोफेशनल कमिटमेंट में वो किया चले गए, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, जो हिंडरेंस है गोल्स को अचीव करने में। एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये लास्ट पॉइंट है। ऑफिशियल रिकॉर्ड का मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो मेंटेन होना चाहिए। अगेन ये ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या है, मान लो कि कहीं कोई ब्रिज बना या कहीं कोई हमने प्रोजेक्ट पे काम किया, उस समय कितना पैसा खर्चा हुआ, कितने लोग को लगाया था, कैसे कैसे लोगों का हमने टीम बनाया था, ये आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। इन्होंने ये होना चाहिए इसलिए बोला था क्योंकि फ्यूचर पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपके पास रहेगा। जब फ्यूचर में आप सेम काम करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, रेफरेंस पॉइंट रहेगा, आप उसको रेफर कर सकते हो कि कितना बजट लगा था, महंगाई इतना % बढ़ गया तो बजट पे इतना % बढ़ा देंगे तो ये काम हो जाएगा, राइट। किस किस तरीके के लोगों का हमने टीम बनाया था, तो नेक्स्ट टाइम भी हम उस लोगों के टीम को गठित आसानी से कर पाएंगे। यानी नेक्स्ट टाइम आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा जितना काम आपको पहली बार करना पड़ा था उस प्रोजेक्ट के लिए। इसीलिए ऑफिशियल रिकॉर्ड का, ठीक है, किसी को छुट्टी दिया लेकिन मैंने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, अगली बार वो फिर छुट्टी मांगेगा एंड आपके पास रिकॉर्ड नहीं है बोलने के लिए कि आपकी कितनी छुट्टियां आप बची हैं और कितनी आप ले चुके हैं। इफ यू हैव रिकॉर्ड, आप अपने आप को बचा सकते हो कि हमने आपको सारी छुट्टियां दे दी, अब आपका पेड लीव होगा। तो रिकॉर्ड इसके लिए रखा जाता है। कई बार रिकॉर्ड आपको बचाता है किसी प्रॉब्लम में फंसने के लिए, ठीक है, तो उससे भी बचाता है। लेकिन अगेन ये रिकॉर्ड प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि अगर सारा फोकस रिकॉर्ड कीपिंग पे ही है, काम पे नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। जो हमने अभी बरगद के पेड़ में देखा वो सेम प्रॉब्लम हो जाएगा कि फाइल्स घुमाएंगे, रिपोर्ट्स रखेंगे, रिकॉर्ड्स रखेंगे, लेकिन काम तब करेंगे जब सारा रिपोर्टिंग हो जाएगा, तो वो मुश्किल है, राइट। तो एवरी पॉइंट हैड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसका थोड़ा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम डिटेल में भी करेंगे, राइट। अटेंडेंस ले लेते हैं, तुम्हें जल्दी है तो रोल नंबर बता दो, ठीक है, बता के आप जा सकते हैं अगर आपको जल्दी है तो। एक मिनट, अटेंडेंस ले लेते हैं। अच्छा, किसी का भी कैमरा ऑन नहीं है क्लास में सिवाय रोहित रवि के, नहीं किसी का भी नहीं था, इसीलिए इनका किसी का भी अटेंडेंस नहीं बनेगा। यस हेलो मैम, सॉरी मैम, हम डॉक्टर के यहाँ गए हुए थे इसलिए मैं मेरा कैमरा ऑफ था। कोई बात नहीं। मैं रोहित रवि है जिसका अटेंडेंस मार्क करूंगी 24 रोल नंबर, उसके अलावा मेरे क्लास में सब एब्सेंट थे आज के दिन। मैम हम लोग मैम 3 स्टूडेंट ऑफ किया था मैम, सॉरी मैम। नहीं सॉरी, मैंने देखा था किसी का भी ऑन नहीं था, पूरे लाइन से किसी का भी ऑन नहीं था, सिर्फ एक बच्चे का ऑन था। मैम 2 स्टूडेंट और ऑन था मैम। मैम मेरा सेतु और मयंक का 3 का था मैम। रोल नंबर बताओ, रोल लिखो। 61 रोल नंबर 24, 61 और 66 63 मैम। एक मिनट, कोई एक मैम बच्चा प्लीज मेरा रोल नंबर मार्क कर एक लीजिए। बच्चा कोई बोलो। 66 16 24 और सेतु का 63 क्या है, मैम। सेतु 63, दैट्स इट। आई एम वाइंडिंग अप। मैम 16 मैम प्लीज मैम, मैं हमेशा ऑफ नहीं है मौजूद रहती।